तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 मॉडल पेपर नंबर 4 है। किसका? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 100 प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि आज हमने जो कवर किया है वो आपका हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके एग्रीकल्चर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो आज हमने एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। दूसरी बात, इसमें 85 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के मिलेंगे, 15 के लगभग क्वेश्चन या फिर 13 के लगभग क्वेश्चन जो हैं, 87 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, 13 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी मिलने वाले हैं जो रीसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ये आपका होने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन करेंगे, सब प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे और यही प्रश्न आपको 5 अगस्त से होने वाले एग्जाम में छपे मिलेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम एग्रीकल्चर का ऑलरेडी करवा चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हम सी सेट का भी करवा चुके हैं। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी एग्रीकल्चर के नाम से, वहां पर जाकर के आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। और 5 यूनिट तक हमने यूट्यूब पर जो है आपकी 5 यूनिट कंप्लीट कराई है एग्रीकल्चर की, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। अंतिम संग्राम है भैया। ठीक है, और मुश्किल से आपके 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। आज या कल में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, उसके ऊपर हमने सुबह वीडियो बना दी, आप लोग जा करके देख लेना, है ना। तो अब बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, जो जितनी मेहनत कर लेगा वो उतनी आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा और एक सिलेक्शन यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सकें और जो क्लासेस टाइम पर आ रही हैं वो भी सही समय पर आप तक पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। प्रश्न थोड़े से हाई लेवल के हैं, इसलिए आपको जो है वीडियो को अंत तक बहुत प्यार से वीडियो को देखना है ना, छोड़ करके नहीं भागना है, क्योंकि अगर पेपर को कठिन बनाएंगे तो यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये कथन वाले प्रश्न आजकल लैपटॉप के द्वारा बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए जो अभी भारत सरकार ने ई किसान उपज निधि चालू की है उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए, चारों कथन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम में गोदाम ई रसीद को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्या ये बात सही है? या किसानों को किसान उत्पादक संगठन एपीएफओ पोर्टल का उपयोग करके सीधे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने की अनुमति देता है? क्या यह सही है? या फिर यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों के निःशुल्क वितरण की अनुमति देता है? या फिर यह किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमकेवाई के बीमा का जो लाभ है वो प्रदान करने के लिए डिजिटल मंच प्रदान करता है? अब आप बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसमें से कौन सा एक है जो ई किसान उपज निधि से संबंधित है? चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का अर्थ है कि यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम में गोदाम रसीद जो होती है इसको गिरवी रख करके कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कि अगर आपको कोई ऋण चाहिए रहता है तो आप इन चीज़ों को गिरवी रख करके अपना ऋण प्राप्त कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट अफेयर का ये प्रश्न है, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न आज आपको मिलेंगे, है ना, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के बैठना है भाई। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएं तो आप उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। आपको हर तरह से हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारा टारगेट है कि आपको 145 नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है ना, कम से कम इतने लेकर के आने हैं। हालांकि आप क्वालिफाई 130 के आसपास भी हो जाएंगे। आज सुबह हमने सेफ स्कोर की वीडियो भी बना दी है, लेकिन 145 का तो टारगेट कम से कम आपको रख करके चलना ही चलना है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि इन तरह के प्रश्नों से भी आप डील करना सीख जाएं कि कैसे इन तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए डिटेल आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, तो ई किसान उपज निधि पहल किसानों को उनके ENWR को गिरवी रख करके बैंकों से आसानी से कटाई के बाद में लोन लेने की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे अपने उपज को तुरंत औने पौने दामों पर बेचने से बच सकें। यानी जैसे ही कटाई हुई और कटाई के तुरंत बाद में क्या होता है कि उनको ये लगता है भाई कैसे भी करके जल्दी से अपने फसल को निकालो, है ना, तो औने पौने दाम पर बेच देते हैं। लेकिन ये जो पहल चालू की गई है उपज निधि पहल, इसके आधार पर जो किसान है वो कटाई के बाद में अपना लोन ले लेंगे, उस लोन से अपना काम चलाएंगे और जब फसल को अच्छे से बेचने का टाइम आ जाएगा तो आराम से जो है सही प्राइस पर बेच सकते हैं। ये जो है पहले यहाँ पर शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है 5 अगस्त से आपका एग्जाम होने वाला है, टाइम बहुत कम बचा है
जो भी यहाँ पर 70% के आसपास भी अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाता है तो वो यहाँ पर जो है सिलेक्शन का प्रबल दावेदार हो जाएगा, इस एग्जाम के द्वारा जो है आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या जिनकी तैयारी तो हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आखिरी समय पर रामबाण साबित होने वाले हैं। आप अगर इन नोट्स को कंप्लीट करके जाते हैं तो आप आराम से 140 से 142 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ होगा। भले ही आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हैं, बचे हुए समय में जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो तो आराम से 150 पार कर जाएंगे, लेकिन बचे हुए समय में अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर कर जाए तो वो अभी भी ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें आपको सीसेट के पूरे सब्जेक्ट भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। कंप्यूटर के 500 प्रश्न हमने डाल दिए हैं जो पीवाईक्यू हैं, और हिंदी के भी 500 प्रश्न हमने डाल दिए हैं जो पीवाईक्यू हैं, यानी रिसेंट में जो एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं ना, तो उन दोनों को ही पढ़ लेना, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी में से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंस जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर की 10 की 10 कंप्लीट यूनिट हमने वहां पर डाल दी है, बाकायदा थ्योरी जो है 10 की 10 यूनिट की डाल दी है, और प्रीवियस ईयर में एग्रीकल्चर के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न जो है हमने पीवाई की फॉर्म में वहां पर डाल दिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस नोट्स के साथ में मिलने वाली हैं, और ये जो क्लासेज हो रही हैं, ये मॉडल पेपर की जो क्लासेज हैं, ये सारे के सारे मॉडल पेपर भी आपको इसी के अंतर्गत मिलने वाले हैं। सर प्राप्त कैसे करेंगे? कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको 2 लिंक सेंड की जाएंगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की। एक जो लिंक होगी वो आपकी सीसेट वाले सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इन सब की होगी, जिसमें इन सबके कंप्लीट नोट्स रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे। एक आपको दी जाएगी एग्रीकल्चर की लिंक, जिसमें एग्रीकल्चर की पूरी 10 यूनिट की कंप्लीट पीडीएफ रहेगी, और उसके अलावा जो है उसमें पीवाईक्यू डले रहेंगे एग्रीकल्चर के। दोनों ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे सारे पीडीएफ आपको दिखने लगेंगी, उन पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सारी बातें समझ में आ गई। बहुत बढ़िया मौका है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इतनी वैकेंसी फिर दोबारा कभी नहीं आने वाली है, और फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं। आज सुबह वाली वीडियो देखना, सुबह जो हमने डाली उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मात्र 36,000 फॉर्म डाले गए हैं, और मान के चलिए कि 26,000 लोग एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, 10,000 तो गैप मारेंगे ही मारेंगे। ऐसे में जो थोड़ी सी पढ़ाई करके चला जाएगा वो जो है यहाँ पर अपने नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी नाम लगवा लेगा। अगले 2 से ढाई महीने में ये पूरी वैकेंसी क्लियर हो जाने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं भाई अगले 2 से ढाई महीने में हमारे पास एक बढ़िया रेपुटेबल जो है सरकारी जॉब हो अधिकारी वाली, तो आप अभी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में प्राप्त करके और तैयारी करके तब एग्जाम देने जाइए। आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होने लगेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आप थोड़ा स्पीड में चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग में लाई जाती है? देखो हम जानते हैं भाई, जो भी दलहनी पौधे होते हैं, बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो भी दलहनी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सबसे अच्छा करते हैं। देखिए इनमें कौन सा ऐसा है जो दाल से संबंधित है? चना, मक्का, सरसों, गन्ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो चना है ये दाल से संबंधित है, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करेगा? चना करेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। चना एक फलीदार यानी लेग्यूम फसल है जिसकी जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपका वो सोयाबीन होता है, सोयाबीन भी बहुत तेजी से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है, तो सोयाबीन भी बहुत अच्छा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मालवा वाले एरिया में अपने यहाँ एमपी में सोयाबीन पाया जाता है सबसे ज्यादा। चलो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज यानी मिलेट के रूप में वर्गीकृत है? मिलेट के रूप में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो मोटे अनाज जो होते हैं, लघु मोटे अनाज, उन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। इनमें से कौन सा आ जाएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, या कोदो कुटकी है? बताइए कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोदो कुटकी, जिसे हम कोदो मिलेट कहते हैं। ये आपका लघु मोटे अनाज के अंतर्गत आएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख मोटे अनाज यानी कि मेजर मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं, जबकि कोदो, कुटकी और सांवा आदि को लघु मोटे अनाज यानी कि माइनर मिलेट्स कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे मेजर मिलेट की बात की जाए तो आप कहेंगे ज्वार, बाजरा, रागी। अगर आपसे माइनर मिलेट की बात की जाए तो कोदी, कुटका। देखो अभी किसी ने पेमेंट किया 199 का, अब हम क्लास ले रहे हैं, अब कैसे नोट्स भेजेंगे? अभी थोड़ी देर में थोड़ा रुक करके फिर इनको हम पीडीएफ भेजते हैं। ठीक है ना, नहीं फ़ोन भी लगाने लगेंगे, सर पेमेंट कर दिया, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया। तो ये क्लास लेते रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। ठीक है, चलिए थोड़ी एक आध दो क्वेश्चन करा दें, फिर इनको नोट्स भेज करके फिर आपको जो है क्लास कराएंगे, है ना। नहीं तो ये क्या है, फिर बार बार फ़ोन लगाना शुरू कर देंगे। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए,
ये रहा प्रश्न नंबर 4। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के मानदंडों के अनुसार, जिसे हम फसाई भी कहते हैं ना, तो फसाई के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसका आप सीधे सीधे उदाहरण कह सकते हैं, जो पेप्सी की कैन आती है ना, पेप्सी की कैन, कोल्ड ड्रिंक की जो कैन आती है, तो वो कैन जो होती है, कह रहे हैं कि जब इसको हम पैक कर रहे हैं तो उस कैन यानी उस कंटेनर की जो जल क्षमता है वो कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इतने प्रतिशत से जल क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। अगर इतने प्रतिशत से कम हुई तो जो हम उसमें पैक कर रहे हैं वो कुछ दिनों बाद लीक करने लगेगा उसमें से। बताइए 90%, 75, 80 या फिर 95, क्या होगा? प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90% से कम नहीं होना चाहिए जल धारण क्षमता। देखिए फसाई के दिशा निर्देश के अनुसार जब रेडी टू सर्व, आरटीएस पूछा जाएगा, आरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडी टू सर्व, ठीक है। फ्रूट बेवरेज को किसी कठोर कंटेनर यानी रिगिड कंटेनर में पैक किया जाता है तो उसमें से तरल पदार्थ कंटेनर की कुल क्षमता वाटर कैपेसिटी का कम से कम 90% होना अनिवार्य है, 90% जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि यानी कि DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा ऐसा संगठन है जो DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा होगा इसमें से। चारों ऑप्शन आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ लेना है, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC। ये दोनों लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं? ये दोनों लोग मिलकर के इस योजना को लागू करवा सकते हैं, यानी कि DIDF योजना को ये दोनों लोग मिलकर के लागू करवाएंगे, NDDB और NCDC, ठीक है। आइए सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, देखिए तो DIDF ये जो योजना है को मुख्य रूप से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा लागू किया जाता है, जिन्हें नाबार्ड द्वारा फंड प्रदान किया जाता है। तो इन लोगों को फंड कौन देगा? नाबार्ड के द्वारा इनको फंड प्रदान किया जाएगा। सर नाबार्ड क्यों फंड देता है? तो आप जानते हैं कि भाई नाबार्ड का क्या कार्य है कि जो भी आपका ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग हो रहे हैं उनको आप फंड प्रोवाइड कराएंगे। जैसे नॉर्मल बैंक SBI और BOB के लिए कौन होता है? RBI होता है मेन जो है, उसी तरह से जो ग्रामीण बैंकें होती हैं उनका हेड कौन होता है? उनका हेड कौन होता है? नाबार्ड होता है। तो नाबार्ड ही इनको फंड प्रोवाइड कराएगा क्योंकि ये चीजें गांव में ही चालू की जाती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित में से किसके संपर्क से फैलता है? बताइए यह एक रोग है, लेप्टोस्पायरोसिस किसके संपर्क से फैलता है? वायु से फैलता है, चारा से फैलता है, लार से या फिर मूत्र से? किससे यह फैलता है? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह मूत्र के द्वारा फैलता है। देखिए लेप्टोवायरोसिस एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों विशेष करके चूहों और अन्य पशुओं के मूत्र के माध्यम से मिट्टी या पानी में फैलता है और संपर्क में आने वाले मनुष्यों या अन्य पशुओं को भी ये संक्रमित कर सकता है, ठीक है। तो ये जानवरों से संबंधित रोग था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है फॉर्मेट किए जा सकते हैं। किस तरह से? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली अखाद्य है, यानी जिसको हम खा नहीं सकते हैं और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे हम पशुओं को भी नहीं खिला सकते हैं? कौन सी है भैया? इसमें से कौन सी ऐसी खली है जिसको हम पशुओं को नहीं खिला सकते हैं? अरंडी यानी कैस्टर की खली, नीम की खली, मूंगफली की खली या फिर महुआ की खली? कौन सी ऐसी खली है जिसको हम पशुओं को नहीं खिला सकते हैं और ना ही मनुष्य इसको खा सकते हैं? पढ़ लिया चारों। आइए ऑप्शन ये रहे आपके सामने। अब सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यानी कि 3 को छोड़ करके मूंगफली की खली जो है इसको आप खा सकते हैं और दूसरों को खिला सकते हैं, लेकिन ना तो अरंडे की खली खा सकते हैं, ना नीम की खली तो वैसे भी नहीं खा पाओगे, बहुत तीखी होती है, ठीक है। और महुआ की खली भी आप नहीं खा सकते हैं, ये खाने योग्य नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और हम थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, जरा सा इनको जो है हम नोट्स भेज करके फिर आते हैं। मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा। हम तो वीडियो पॉज कर देंगे ना, इसमें तो रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके लिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने कब नोट्स सेंड कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए। तो देखिए जो मूंगफली की खली है वो आपकी खाद यानी एडिबल होती है और इनको पशुओं को खिला सकते हैं। बाकी ना महुआ की खली ना नीम की खली, ये सारे जहरीले तत्व से संबंधित होते हैं, इसलिए इसको नहीं खिलाया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं पादप प्रजनन में हेटेरोसिस किस नाम से भी जाना जाता है? यानी जो आपका पादप प्रजनन में हेटेरोसिस होता है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइब्रिड विगोर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है। तो देखो पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को हाइब्रिड विगोर के नाम से भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य संकर यानी कि हाइब्रिड संतति का अपने माता पिता दोनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना या विकास करना होता है। चलिए 9 नंबर पर चलते हैं। देखिए 9 नंबर कह रहे हैं बीज प्रतिस्थापन दर यानी कि SRR
शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ होता है। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये चारों ऑप्शन आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। फिलहाल प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। SRR का अर्थ है कुल रोपित फसल क्षेत्र में खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का मतलब बोए गए खेत का क्षेत्रफल। कुल मिलाकर इसमें ये कह रहा है कि भाई जितना आपने पूरा खेत जो बो दिया है उसमें से प्रमाणिक कितने आपने जो है प्रमाणिक जो बीज आपने कितने बोए हैं उसका जो एरिया होता है वही SRR कहलाता है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा की बात यहाँ पर कर रहे हैं के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है, यानी इतना दिन तो आपको काम मिलेगा, कितने दिन की गारंटी दी जाती है बताइए एक साल में। तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन की गारंटी दी जाती है। 100 दिन तो भाई आपको काम दिया जाएगा। अगर 100 दिन काम नहीं मिलता है तो उतने दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में अकुशल शारीरिक श्रम यानी कि इसमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, यानी आप फिजिकल यहाँ पर श्रम कर सकते हैं, 100 दिनों का रोजगार कानून की जो है गारंटी दी जाती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से जो है आपके प्रोग्राम चालू किए गए हैं, इनकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको हम दे चुके हैं और इसकी PDF जो है टेबल के द्वारा हमने आपको समझाया था। सारे जो है कब कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ, क्या कार्य है, कौन से सन में चालू हुआ, ये पूरी PDF बना करके आपको हम एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में उसकी PDF डाल चुके हैं। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने ग्रुप लिया है, ग्रुप ज्वाइन किया है, वो लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। 53+ कार्यक्रम हमने वहाँ पर करवाए हैं। 53 कार्यक्रमों के नाम, उनको वो कब स्टार्ट हुए, किससे संबंधित हैं, क्या मुख्य विशेषता है, वो सब हम वहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डाल चुके हैं। आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर है मैनेज यानी कि MANAGE के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है। नहीं शब्द देख लेना है ना, कौन सा सिद्धांत नहीं माना गया है मैनेज के अनुसार। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ लीजिए। आंसर की बात करेंगे, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत, ये कोई भी सिद्धांत नहीं है भारत में। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। तो कृषि विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत होती है। ठीक है, और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर आधारित होती है। देखो फिर किसी ने भेजा है, चलो अब वीडियो करा लेंगे उसके बाद चलेंगे। इसलिए केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत जो है ये विस्तार शिक्षा पर मूलतः लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में विकेंद्रीकृत शिक्षा लागू की गई है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY के अंतर्गत जल संभर वाटर शेड से प्रश्न पूछा गया। वाटर शेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है, यानी कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो वाटर शेड प्रबंधन को लागू करेगा। ये रहे 4 ऑप्शन, जल शक्ति मंत्रालय है या कृषि मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय बताइए। चलिए प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। अच्छा सर, इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा है, आइए बता देते हैं। तो PMKSY के अंतर्गत वाटर शेड विकास घटक को लागू करने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की है। ठीक है ना, इसको कौन लागू करवाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय कराता है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके में ऑप्शन नंबर ई नहीं आएगा, 4 ही ऑप्शन आएंगे, एक नाम आपको दिया रहेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो वाटर शेड प्रबंधन को लागू करवाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम है। तो काले चने का वानस्पतिक नाम क्या है, ये PYQ है मेरे भाई, है ना, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं ये, है ना। अभी एग्जाम 1 महीने पहले हुआ है यूपी में, यूपी AGTA की आंसर की आई है। ठीक है ना, तो ये उसके प्रश्न है। अच्छा सर, इसके प्रश्नों को क्यों लिया, देखो जब आपका एग्जाम का पेपर बन रहा होगा MP REO का, उसी वक्त जो है यूपी AGTA का रिजल्ट आ गया है, यानी AGTA का आंसर की आ गई है। ठीक है ना, और पेपर भी हो चुका था। तो ये क्या करेंगे, AGTA से मान के चलिए कम से कम ये 60% क्वेश्चन तो उठाएंगे ही उठाएंगे, है ना। इसलिए AGTA के पेपर के पूरा पेपर ही हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। AGTA का जो कृषि वाला पार्ट है पूरा एग्रीकल्चर वाला, वो पूरा एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंपाइल कर दिए हैं। 67 के आसपास क्वेश्चन जो है आपके AGTA वाले रख दिए हैं। उसके बाद उसी में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, तो आपके लगभग 13 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के उठा करके रख दिए हैं। और बाकी जो है MP REO एग्जाम का जो हुआ था ना अभी रिसेंट में 2024 वाला 25 में हुआ था, उसके क्वेश्चन को रख दिया है। ठीक है ना, एकदम कंबाइन करके आपको दे रहे हैं, अलग अलग जगह से हम उठाकर क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई, कि इससे कठिन तो पूछ ही नहीं सकते हैं भाई, है ना। बहुत कठिन पूछेंगे तो वो यूपी के एग्जाम की तरफ जाएंगे और वहां से क्वेश्चन लाएंगे, उसको तो हम पहले ही आपके लिए सॉल्व करा चुके हैं। यहीं पर बाकी लोग फंस जाएंगे जो सक्सेस जंक्शन के साथ में नहीं जुड़े हैं। लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि भाई कहां से ESB क्वेश्चन ले सकता है, उन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आए। ठीक है भाई, चलें तो बताइए काले चने का क्या नाम हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विग्ना मुंगो हम इसको कहते हैं। ठीक है ना,
आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। उड़द या काले चने ब्लैक ग्राम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है विग्ना मूंगो, जबकि विग्ना रेडियंटा जो है वो मूंग का नाम होता है, ग्रीन चने का नाम होता है। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए। यंत्रीकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो यंत्रीकृत बुवाई जानते हैं ना भाई। अब पहले क्या है कि जो आलू होती थी ना, आलू उसको हाथों के द्वारा काट काट के लगाया जाता था। अब तो मशीनें आ गई हैं, बढ़िया से तुम आलू उसमें भर दो और आलू अपने आप लगती चली जाएगी और ट्रैक्टर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि यंत्रीकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए और बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, बताइए। किसका प्रयोग करेंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीज प्लेटिंग का जो है प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, बीज प्लेटिंग यानी सीड प्लेटिंग वह प्रक्रिया जिसमें बहुत छोटे या अनियमित आकार के बीजों के चारों ओर एक आवरण लगा देते, एक कोटिंग कर देते हैं। उन्हें गोल, बड़ा और एक समान बनाया जाता है, जिससे मशीन यानी कि सीड ड्रिल के द्वारा बुआई आसानी से हो सकती है। अलग अलग आकार के अगर बीज होंगे तो वो सही से बुआई हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं और सारे बीज एक समान हो जाते हैं, एक ही साइज के हो जाते हैं, तो बढ़िया से बुआई हो जाती है। 15 नंबर देखिए। राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान यानी कि NIPHM के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल और धान के लिए क्रमशः इतनी और गेहूं के लिए इतनी होती है, ताकि फसल को खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सके। अब बताइए धान के लिए कितनी होती है और गेहूं के लिए कितनी होती है। आपसे सीधे ये पूछ रहे हैं नमी कितनी चाहिए रहती है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धान के लिए 14% और गेहूं के लिए 12%, ठीक है। तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। तो धान पैडी के सुरक्षित भंडारण के लिए अनुशंसित अधिकतम नमी 14% होती है, जबकि गेहूं को लंबी अवधि तक कीट और फफूंद से बचाने के लिए नमी 12% जो है वो माना जाता है। ये आपके कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में अगर आप धान को रखोगे तो 14% जो है नमी रहेगी, अगर गेहूं को रखोगे तो 12% नमी की आवश्यकता होती है। कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए 16 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जटिल कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। किसे हम कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP को जो है हम जटिल यानी कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं भैया ये जटिल उर्वरक है, ठीक है। इसमें NPK होता है। ये पूरा सॉल्यूशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। DAP में क्या होता है, NPK। ये देखिए, तो जटिल उर्वरक वे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व NPK रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं, यानी रासायनिक रूप से इनको मिला करके बनाया जाता है। तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं, इसलिए यह एक जटिल उर्वरक हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्या है, देखिए 17 नंबर है उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है, यानी कि प्रति ml में कितना जो है व्यवहार्य कोशिका होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। उर्वरक नियंत्रण आदेश जो 1985 आया है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं जब आपके एग्जाम को हार्ड लेवल का बनाया जाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 × 10⁸ ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहां पर देखिए। तो FCO 1985 मानकों के अनुसार तरल जैव उर्वरकों जैसे कि राइजोबियम में की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनमें जीवित जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या, यानी इतने जीवाणु तो राइजोबियम में होने ही चाहिए। 10⁸ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml जो है इतनी तो होनी चाहिए। 10⁸ जो है CFU पर ml होना अनिवार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए 23 मिनट में 18 क्वेश्चन हो पाए हैं ना, स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है, यानी कि इन सारी समस्याओं की वजह से अगर किसानों की फसल नष्ट होती है तो बीमा प्रदान की जाएगी। एक ऐसी कौन सी योजना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। आइए पूरी जानकारी देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे हम PMFBY कहते हैं, भारत सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से फसल नष्ट होने पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। तो मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय वन रोपण और स्वस्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं, बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाटर शेड दृष्टिकोण जो है ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए रिज टू वैली होता क्या है, तो रिज टू वैली यानी पहाड़ी की चोटी से घाटी तक, ये सिद्धांत हमेशा वाटर शेड जल संभर
प्रबंध दृष्टिकोण का मुख्य आधार होता है, यानी कि ये पहाड़ की चोटी है, यहाँ से घाटी की तरफ जब पानी जाता है तो ये जल संभर प्रबंधन का दृष्टिकोण का जो है मुख्य आधार होता है। इसके तहत ऊपरी क्षेत्रों से लेकर निचले क्षेत्रों तक मिट्टी के कटाव को रोकने और जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, जो आपका वाटरशेड दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है? बताइए कौन सा तत्व है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए। ये रहे आज 4 ऑप्शन, अच्छे से देख लीजिए। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर जो है पोषक तत्वों की जड़ को अगर बढ़ावा देना है तो फास्फोरस जो है आवश्यक होता है किसी भी पौधे के लिए। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं। देखिए 21 नंबर है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल ऑक्सीडेटिव रूप से डीकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है? इसको अगर हम मतलब ऑक्सीडेटिव रूप से अगर डीकार्बोक्सिलेट करेंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। क्रेब्स चक्र के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसिटिल COA जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो अब देखो आपका जो है ये जो है आ गया जोड़ी मिलाने वाला, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे तब सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित फसल का उनके सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान कीजिए। ये देखिए चावल, गन्ना, मूंगफली और जूट। अब ये किससे संबंधित है वो आपको मिलाना है। रेशेदार फसल है, तिलहन फसल है, अनाज फसल है, नगदी फसल है। चलो मिला लेते हैं भैया। चावल क्या होती है? चावल तो सर अनाज फसल होती है ना, यानी कि ए के सामने तो 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या गन्ना क्या होती है? तो गन्ना जो है ए के सामने 3 हो गया, ठीक है। गन्ना क्या होती है? गन्ना कैश क्रॉप होती है, यानी गन्ने को डायरेक्ट बेच करके पैसा हमको मिलता है, तो गन्ना आपका कैश क्रॉप हो जाएगा, यानी बी के सामने तो आई भी यानी कि 4 हो गया। सी के सामने देखो मूंगफली और जूट, तो मूंगफली क्या होगी भाई? तिलहन फसल होगी, मूंगफली से तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सी के सामने 2 हो जाएगा। बचा कौन? डी, और डी के सामने रेशेदार यानी कि 1 हो जाएगा। जूट आपका जो है वो रेशेदार फसल होती है, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 4 2 1। अब चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3 4 2 1 दिया हुआ है। भैया ऑप्शन नंबर बी है 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी अभी रिसेंट में पूछा गया है, अभी जून में ही एग्जाम हुआ, 1 जून को ये एग्जाम हुआ था। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो और सी टाइम पर आपका जो है वो बन रहा था, पेपर बन रहा था आरईओ का, तो 101% मेरा मानना है कि वहाँ से क्वेश्चन छपे मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब ये हर कोई नहीं करा रहा होगा, है ना, हर कोई नहीं कराएगा, हर कोई केवल एमपी पर फोकस करेगा। और मान लो एमपी के पीवाईक्यू उन्होंने नहीं पूछे तो कहाँ जाएंगे? तो यूपी में जाएंगे वो। और यूपी में रिसेंट में कौन सा एग्जाम हुआ? एजीटीए हुआ है, इसका आंसर किया ही है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे इसी लेवल का भी है, जैसे एमपी में आपका आरईओ होता है वैसे यूपी में एजीटीए होता है, यानी लेवल भी सेम है तो भाई क्वेश्चन भी सेम होंगे, ठीक है। गंदी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? बताइए गंदी बग किसका कीट है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चावल का एक कीट होता है, ठीक है, तो ये चावल का कीट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 24 फिर से बीज नियम से प्रश्न पूछा गया है। बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए? यानी कि अगर वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी पशु के लिए हानिकारक है तो कौन सा लेबल उनके ऊपर लगा होना चाहिए कंटेनर पर, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन, बताइए कौन सा लेबल लगाना अनिवार्य होगा भैया, बताओ। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिख ही रहा है। भोजन, चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग ना करें, ये लेबल लगा होना चाहिए। अगर वो किसी भी मनुष्य या फिर जानवरों के लिए हानिकारक है तो ये वाला लेबल अवश्य लगा होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रखना बीज नियम 1968 में आया था, ये प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है, भारत में आईसीडी बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए के रूप में नामित किया गया है? किसको नामित किया है? ऑप्शन डी सही आंसर है। संयुक्त सचिव बीज, कृषि एवं सहकारिता विभाग को जो है हमने यहाँ पर नामित किया है, मतलब कि एनडीए के रूप में, अर्थात राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के रूप में हमने इनको जो है नामित किया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। सॉल्यूशन ये रहा पूरा, ठीक है। चलो 26 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल लागू की है? अब देखो यूपी के परिप्रेक्ष्य में है तो यूपी पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि ये वाली पहल कौन से राज्य ने लागू की है, इस तरह से पूछ सकते हैं। आइए दोनों क्वेश्चन आपके हम यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना चालू की है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना, ये लागू की है। आपसे कैसे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे इनमें से कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना कौन से राज्य के द्वारा लागू की गई है? यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे दिया जाएगा, तो आपको यूपी आंसर लगाना होगा, ठीक है।
ऑप्शन ए आपका सही है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। माफ कीजिएगा। चलिए भैया 27 नंबर, लगातार मैराथन करवा रहे हैं आपके, ठीक है ना। अभी कल भी मैराथन करवाई थी। कल हमने क्या एमपीएसआई के क्वेश्चन करवाए थे, एमपीएसआई मेंस के, जीके जीएस के मेंस के जो क्वेश्चन आए थे, लगभग 100 क्वेश्चन आए थे। 100 के 100 क्वेश्चन कल हमने करवा दिए हैं, है ना। तो जो हमारी सीरीज चल रही ना 2500 2500 जीके जीएस एमपी जीके के पीवाईक्यू, रियल पीवाईक्यू 2026 और 25 में जो पूछे गए वो हम करवा रहे हैं। उसमें कल हमने 401 से लेकर के 500 तक एमसीक्यू करवाए थे, ठीक है, जिसमें एमपीएसआई मेंस के जो क्वेश्चन थे वो हमने कल सॉल्व कराए थे। आप लोग उसको भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है पीवाईक्यू में वहाँ से प्रश्न बने। भाई ग्रेजुएट लेवल का आपका भी एग्जाम है, उनका भी एग्जाम है ना, तो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी हमने ग्रुप में डाल दी है। चलिए भैया, कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? कौन सी प्रजाति भैया? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बिक्स मोरी करके एक प्रजाति है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 है, बैसिलस थुरिंजिसिस बीटी का उपयोग करके किसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए, बीटी का उपयोग करके किसे हम प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए। पढ़ लिया आपने? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैटरपिलर को जो है, जो कैटरपिलर होती है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं बीटी का उपयोग करके। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर देखिए, आनुवंशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया गया उनका, किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ई इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाएंगे। अगला 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30, नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य ऊर्जा शीत भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? कौन से सिद्धांत के आधार पर जो है शून्य ऊर्जा शीत भंडारण किया जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन, अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाष्पीकरण एवं शीतलन, यानी एवापोरेशन कूलिंग के माध्यम से इस जो है उसका सिद्धांत का पालन किया जाता है। सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 31 देखिए। 31 है, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है? यानी अगर मृदा का नमूना लेना है तो कौन से पैटर्न के आधार पर आप वो नमूना प्राप्त करेंगे? बताइए। ये रहे ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिग जैग। जिग जैग प्रणाली से जो है आप वहां से नमूना लेंगे। इस तरह से एक जगह यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लेंगे। इस तरह से जो है नमूना एकत्र किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है? यानी आधार बीज इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है और इसे IMSCS मानकों को पूरा करना होता है, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस प्रकार के बीजों के लिए। सॉल्यूशन ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी को हम आधार बीज कहते हैं, फाउंडेशन सीड हम इसको कहते हैं। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? किसने सहकारी विस्तार सेवा शुरू करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मिथ लीवर अधिनियम जो है 1914 में आया था, इसने जो है मार्ग प्रशस्त किया था। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? बताइए कौन सा रिले क्रॉपिंग के बारे में बताता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा है रिले क्रॉपिंग के बारे में, कौन बता रहा है? सही आंसर हो जाएगा, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को उसमें बो देते हैं, तो इसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं ना। इसको तो हमने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था, यूट्यूब पर थ्योरी कराई थी, तब हमने आपको पढ़ाया था रिले क्रॉपिंग के बारे में, ठीक है ना। जैसा वो बालाघाट में होता है, धान जैसी काटा उससे पहले जो है गेहूँ बो दिया, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हो जाता है रिले क्रॉपिंग। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। 35 नंबर पर चलते हैं। देखिए 35 नंबर क्या है, मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन इसमें से सही हो जाएगा मोटे अनाज के बारे में, अगर इसके उत्पादन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो? सही आंसर आपका ऑप्शन डी, भारत ने 2018 में मोटे अनाज मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया तथा इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। इस तरह से मोटे अनाज के उत्पादन में एक तरह से कह सकते हैं हमने प्रचार प्रसार इसका किया था, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। 36 नंबर देखिए, गायें स्तनपान के किस चरण में स्तन शोध यानी कि मैस्टाइसिस के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं? बताइए, ये गायों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल, जिसमें हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, थनैला रोग हो जाता है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर है, देखिए 37 नंबर कह रहा है भाई, फसाई के निर्देश के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए। अगर आप पशुओं को चारा खिला रहे हैं तो किस मानक का हम यहाँ पर पालन करेंगे, बताइए। चलिए, तो भाई फसाई के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु कितना मानक अनुपालन किया जाना चाहिए। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ISS 2052 के अनुसार BIS प्रमाणन अनिवार्य होता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे हैं, फिर ये वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, है ना। हमारा उद्देश्य ये है कि 1 घंटे में आपको पूरा सॉल्यूशन दे दें। जहाँ तक मेरा यही उद्देश्य रहता है भाई। सीसेट में टाइम लग जाता है, क्योंकि सीसेट में मैथ और रीजनिंग भी होता है ना, वहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम लगता है, पर यहाँ पर हमारा उद्देश्य 1 घंटे में आपको पूरे प्रश्न दे दिए जाएँ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, बताइए क्या है नाम। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकसित संतुलित राशन फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, ठीक है ना। चलिए, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पशु पोषण नाम से जो है ये चालू किया गया है। देखिए, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने पशु पोषण नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर डेयरी किसानों को स्थानीय रूप से उपलब्ध चारे का उपयोग अपने पशुओं के लिए कैसे करना, कैसे नहीं करना, इसके बारे में ये बताता है। चलिए 39 देखिए, बड़ा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पढ़ेंगे इसको अच्छे से। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़े के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसतन PM10 सांता 280 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी, अब ये यूपी का प्रश्न है, ठीक है ना, तो आप इसको देख भी सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सही आंसर भी 138 जो है हो जाएगा, इसको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये यूपी का प्रश्न है, अपने में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्पेशल यूपी का प्रश्न हो गया ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए, छोटा कर दे जिससे आपको अच्छे से दिखने लगे। क्वेश्चन है, डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग के द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया, बताइए। नीति आयोग ने कौन सा तंत्र बनाया है डिजिटल एकीकरण और लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, ई नाम हो जाएगा, बहुत चर्चा में रहता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जो है ये चर्चा में रहता है, इसको अभी जो है नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 41 नंबर 41 देखिए, किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतः स्यंदन कम हो जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा मृदा अपरदन है जिसकी वजह से ये सारी कंडीशंस होती हैं। ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्प्लैश अपरदन होता है। यानी ये जो पूरी जानकारी ऊपर दी गई है ना, ये स्प्लैश अपरदन के बारे में बताई गई है। स्प्लैश अपरदन को बहुत अच्छे से आपको हम थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने, नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहनों पर आक्रमण करते हैं, बताइए। कौन से ऐसे कीट हैं जो दालों के पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये रहे आपके सामने जो है कीटों के नाम दिए गए हैं। हेलिकॉर्पा आर्मिजेस, अगला है स्किपेफिगा एक्सर प्लेपिस, ओके, एफिस क्रेसीबोरा, और या फिर आपका इंस दुर्लस। बताइए भैया, अलग अलग ही नाम है ना। इन नामों को पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कीट है जो दलहनों पर आक्रमण करता है। कितने कीट हैं ऐसे, ये पूछ रहे हैं, इनमें से कितने कीट हैं। 1 2 3 4, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 कीट ऐसे हैं जो इस पर आक्रमण करते हैं। वो 2 कीट कौन से हैं वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है, आराम से सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो आपका चना फली बोधक होता है और दूसरा माहू होता है, ठीक है ना, और इनका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। चलो 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्ण किट यानी कि लीफ रस्ट रोग हो जाता है। बताइए कौन सा है जिसकी वजह से लीफ रस्ट रोग होता है। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अर्थात होता कौन सा है, ये होता है, देखिए। तो गेहूं में लीफ रस्ट यानी कि भूरी रोली और पर्ण कीट रोग जो है आपका पक्सीन या ट्रिटिसेना की वजह से होता है, ठीक है ना, इस कवक के कारण होता है। और विकल्पों में ये ऑप्शन दिया नहीं गया था, इसलिए ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, और सही आंसर आपका पक्सीन या ट्रिटिसेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिए क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजना के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूजल विज्ञान इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या है। बताइए क्या है आकार सीमा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। बताइए भूजल विज्ञान की बात कर रहे हैं, भूजल विज्ञान इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा कितनी होगी।
सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1000 से 5000 हेक्टेयर भूमि इनकी सीमा होती है। भूजल विज्ञान की बात यहाँ पर की जा रही थी। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 45 देखिए, कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त आर्या, आर्या का क्या अर्थ होता है? आर्या का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिएगा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, ये आर्या का मुख्य उद्देश्य होता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 46 पर चलते हैं। देखो, भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, बताइए सत्यापित करने के लिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रो आउट परीक्षण का उपयोग हम करते हैं इसको सत्यापित करने के लिए। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 47 देखिए। 47, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है? कौन सा ऐसा उपकरण है मेरे भाई, बताओ कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनत, यानी झुका हुआ जो बेल्ट ग्रेडर होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसको आनत कहते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 48 देखिए। 48 है, ये भी आपका यूपी का ही है ना, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें राजस्थान झारखंड भी है तो अपने एमपी में भी आ सकता है। बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुरा राजस्थान, रांची झारखंड में 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र परीक्षणों में ISIR और ISI के किस बीज उपचार फॉर्मुलेशन ने पारंपरिक कवकनाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में विल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया है? ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है आपका पूसा 5SD के जो P4 बीज थे इन्होंने जो है इसमें काम किया है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये एमपी में भी पूछा जा सकता है और सॉल्यूशन इसका यहाँ पर है। सॉल्यूशन आप अच्छे से पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। 49 देखिए। 49 कह रहे हैं हाइडे थॉट्स, हाइडे थॉट्स जो है वो किससे संबंधित है? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका बिंदु स्त्राव से संबंधित है, गटेशन से संबंधित है हाइडो थॉट्स। ठीक है, देखिए ये रहा आपका हाइडो थॉट्स। पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले विशेष छिद्र होते हैं, इन्हीं के माध्यम से पौधों से तरल रूप से पानी बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, जिसे बिंदु स्त्राव या फिर गटेशन कहते हैं। ये हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी कराया था। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर है और ये शायद इससे पहले वाले जो MCQ कराया था ना हमने, शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या 2 में भी कराया था, है ना। तो देख सकते हैं 3-2 में हमने कराया था और ये देखो यूपी में पूछा गया था भाई, आपके यहाँ भी पूछा जाएगा ये, है ना। देखिए प्रश्न नंबर 50 है भाई, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? यानी कि हाफ ईयरली टीकाकरण इसके लिए किया जाता है। कौन सा रोग है ये? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुरपका मुंह पका रोग होता है, MFMD होता है, जिसके लिए टीकाकरण किया जाता है। ये रहे आपके पूरा सॉल्यूशन। चलिए तो 50 अपनी हो गई है। 50 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें जो है 67 के बाद में आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे किसके? कंप्यूटर के। उसके बाद में फिर आपके इसी के कृषि के। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति 29 मई 2025 करंट अफेयर है के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 सीजन के लिए सबसे अधिक MSP वृद्धि प्राप्त हुई है? बताइए किसको प्राप्त हुई है? तो ये आपका राम तिल, यानी कि जो आपका नाइजर सीड्स है, 820 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसको MSP दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 52 नंबर देखिए। बैसिलस सबटिलिस पौधे को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है। बताइए कौन सा ऐसा है जो बैसिलस सबटिलिस है पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है? कैसे करता है वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन की अभिक्रिया को प्रेरित करके ये हेल्प करता है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। 53 नंबर देखिए। 53 नंबर क्या है? जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया था? कौन सा संस्थागत तंत्र था भैया बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी का निर्माण किया गया था। सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ये आत्मा के बारे में बताता है। आत्मा के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। वो आत्मा परमात्मा वाली नहीं है, ठीक है ना, ये आत्मा अलग है। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में MSP प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीफ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताइए अनाज और मोटे अनाज की खरीफ की फसलों के लिए कौन जिम्मेदार है इसमें से? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा यानी FCI के द्वारा जो है ये पूरी खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन देखिएगा।
55 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है? बताइए। मीथेन, CO2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में, बाकी की सारी जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ऑक्सीजन का कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी गैस होती है वो हमने बता दिया है। 56 नंबर देखिए, भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च दुग्ध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? कौन सी भैंस को काला सोना कहते हैं? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्रा को हम क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 57 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसे हम DILRMP भी कहते हैं, के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी कि UL पिन किस आधार पर तैयार की जाती है? बताइए, किस आधार पर तय करते हैं UL पिन को हम? सॉल्यूशन ये रहा और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देशांतर, अक्षांश और भूकर यानी जमाबंदी मानचित्र के आधार पर UL पिन का निर्माण किया जाता है। 14 अंकों का ये पिन होता है। ठीक है, जमीन के आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। 58 नंबर देखते हैं, कथन वाले प्रश्न आ गए। देखिए 58 नंबर का अभिकथन नंबर 1 है, राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है। क्या ये बात सही है? कारण कह रहा है कि ये अभिकथन है, इसका कारण क्या है? इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। बताइए, क्या ये दोनों बातें सही हैं या कारण सही, मतलब अभिकथन कारण को सही बता रहा है या कारण सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आइए देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अभिकथन ए और कारण ए दोनों सही हैं और कारण भी अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और ये जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 59 नंबर चलते हैं, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से वीपटेल विकार हो जाता है? ये भी आपको अभी हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कराया था। ठीक है ना, तो वीपटेल विकार किस वजह से हो जाता है फूल गोभी में, पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन ये रहे और ये आपके एग्जाम में 101% आएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा दिया भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से हो जाता है। वैसे हमने कौन सी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, ये पूरा हमने एक लिस्ट बना रखी है और ये पूरी टेबुलर फॉर्म में हमने आपको उपलब्ध करा दी है। ठीक है ना, PDF डली हुई है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिए। 60 नंबर क्या है? 60 नंबर निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। पहला है पैक हाउस, दूसरा पकने वाला कक्ष यानी कि राइपिंग चैम्बर, तीसरा प्री कूलिंग यूनिट। इनमें से कौन से एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं का हिस्सा है? बताइए, कौन सा इसमें से प्रबंधन परियोजनाओं का हिस्सा है इन तीनों में से? 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये तीनों जो हैं वो कटाई के बाद में ये तीनों काम किए जाते हैं फसलों के साथ में। कटाई होगी उसको पैक हाउस में भेज सकते हैं, ठीक है, राइपिंग चैम्बर में भेजते हैं, फिर प्री कूलिंग यूनिट में भी भेजा जाता है। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं और क्रम से लिखी हुई हैं। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैलता है? बताइए, कौन सा ऐसा रोग है जो यहाँ पर जूनोटिक है और पशुओं की वजह से मनुष्यों में फैलता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। TB जो है वो एक जूनोटिक रोग है और ये जो है फैलता है पशुओं के माध्यम से, जो है रोगों में मतलब लोगों में फैल सकता है। जूनोटिक रोग वे होते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पशुओं का जो TB होता है एक ऐसा रोग है जो संक्रमित गाय या भैंस के कच्चे या बिना उबाले हुए दूध को पीने से इंसानों में फैल सकता है। तो जो लोग बिना उबाला हुआ दूध पीते हैं उनके लिए ये वाली TB की समस्या हो सकती है। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी कि NAMP के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? नहीं शब्द लगा हुआ है, कौन सा शामिल नहीं है भैया बताइए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया नहीं शामिल है। बाकी के सारे के सारे शामिल हैं, अमोनिया अपना आंसर हो जाएगा, ये भी शामिल है उसमें। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 वायु प्रदूषक है, SO2, NO2, PM10 और PM2.5 की निगरानी की जाती है, इनके तहत जो है इनकी निगरानी की जाती है। अमोनिया इसमें शामिल नहीं है। 63 देखिए, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? ई-नाम की लॉन्चिंग डेट है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में छपी मिलेगी ये वाली भी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 अप्रैल 2016। ठीक है, ई-नाम की नीलामी की गई थी। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 64 नंबर पर चलते हैं। देखिए 64 नंबर क्या है? मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए ICAR सिपहैट विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आपको, ये पूरा पढ़ लीजिए आप, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसे मूंगफली पनीर के प्रसंस्करण से पहले तेल निकालने की आवश्यकता जो है वो समाप्त हो जाती है ना। तो अगर मूंगफली वाला पनीर आप बना रहे हो फिर मूंगफली का तेल नहीं निकाला जाता, ठीक है, सीधे उसको पनीर में यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। 65 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध सहवास में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है? बताइए, कौन सा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम के बारे में अभी पूरा बता के आ रहे हैं।
ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। सॉल्यूशन ये रहा। चलिए अब यहाँ से ये भी अभी आपका वही है। हाँ, यहाँ से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 65 के बाद में 66 से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए बताइए, रैड के बारे में पूछा गया है। भाई रैड तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है भैया? रैड कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है। क्या ये बात सही है? या फिर रैड विफलता के एकल बिंदुओं को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। अगला, रैड सिस्टम कई ड्राइवों में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है। बताइए, ये आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कह रहे हैं भाई कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 1, 2 और 3 ये तीनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। इनका सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पर करा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। देखिए तो कंप्यूटर जो आपका स्टोरेज होता है इसमें एक रैड होती है। रैड क्या है? तो रिडंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होती है। इसका इस्तेमाल कई हार्ड डिस्कों को मिलाकर डेटा सुरक्षित करने, मिररिंग के जरिए और कंप्यूटर की डेटा रीड राइट स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः दिए गए तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। 67 नंबर देखिए, एमएस एक्सेल के बारे में आपको गलत कथन की पहचान करना है। वैसे एमएस एक्सेल को हमने अलग से पढ़ा रखा है ना, सर्च करना एमएस एक्सेल बाई सक्सेस जंक्शन, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अलग से 100 क्वेश्चन करा रखे हैं हमने, है ना। चलिए अभी ये भी सुनाई में आ रहा है कि आपकी एग्जाम डेट बढ़ करके 10 सितंबर हो गई है ना। ऐसा हमें आंतरिक सूत्रों से पता चला है। अगर ऐसा होता है तो अभी हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है ना। बाकी अगर उस पर अभी तो ईएसबी पर कोई नोटिस ऐसी नहीं आई है, आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन आपको बताना है, कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये सारे कथन जो हैं बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी बातें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं थ्योरी वाली क्लास में, इसकी पीडीएफ भी आपको हम दे चुके हैं। 68 नंबर देखिए, एमएस वर्ड में डैश सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि डैश सुविधा का प्रयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने यानी प्राइवेट करने के लिए किया जाता है। बताइए वो कौन सी सुविधाएं हैं जो इन 2 जगह पर आ जाएंगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हेडर जो होता है वो पृष्ठ के ऊपर होता है, ठीक है। देखो हेडर आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारा पेज है तो पेज के ऊपर आपको देखो एक ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये हेडर होता है, ठीक है ना। यानी पेज के ऊपर लिखा जाता है और सारे पेज के ऊपर आपको मिलेगा, तो ये हेडर होता है। ये सबसे ऊपर आपको जो देखने को मिल जाता है। यानी एमएस वर्ड में, अब ये फाइल हमने एमएस वर्ड से बनाई है, तो एमएस वर्ड में हेडर सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जो हमने लिख दिया, ठीक है। जबकि डैश सुविधा, अब ये डैश सुविधा कौन सी? जो मेल मर्ज की सुविधा है, इसका उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को प्राइवेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। सॉल्यूशन ये रहा। 69 देखिए, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? क्या कार्य भैया प्रॉक्सी सर्वर का? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना, ये प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 70 देखिए, प्रश्न नंबर 70 देखिए, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य होता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है, लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच ठीक नहीं किया गया है। यानी कि मान लीजिए कोई समस्या आपके कंप्यूटर में आ गई है, तो वो एक पैच बन गया है, हमलावरों को तो पता चल गया है, लेकिन जिसका कंप्यूटर है उसको पता नहीं चला है या उसने अभी ठीक नहीं कराया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जीरो डे वल्नरेबिलिटी जो है हम इसको कहते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला, डैश में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और डैश वह तकनीकी है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल होता है। डबल फिलर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है, भाई आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, कहाँ पर कैसे जा रहे हो, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट के अंतर्गत काउंट होता है। यानी कि लोग पता कर सकते हैं कि आप कहाँ पर गए थे, क्या देख करके आ रहे हो, तो ये आपका पहले स्थान पर आ जाएगा। डेटा माइनिंग जो है वो आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा। डेटा माइनिंग वह तकनीकी है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। सॉल्यूशन यहाँ पर है। 72 देखिए, डैश नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिकों को नियंत्रित करता है। कौन है भैया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल नियंत्रित करता है कि भाई कौन अंदर आएगा कंप्यूटर के और कौन नहीं आएगा। तो जो आपके वायरस होते हैं, वायरस को अंदर नहीं आने देता है ना, एक एंटीवायरस की तरह कार्य करता है, ये आपका फायरवॉल होता है। 73 नंबर देखिए, लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये दिए गए हैं कथन। क्या कथन है भैया? लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं। ऑप्शन 2, लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन और ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है।
चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है, यानी कि ये वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी लिथियम आयन जो बैटरियां हैं वो गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम, ऐसा नहीं है, रिचार्ज करना पड़ता है ना भाई, मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों आपके बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर कह रहे हैं ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस तरह के कथन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आपको हर तरह से हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार एग्जाम तक आपका जो है हम जो है प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। पहला कह रहा है भाई ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि एसआईजी द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। नंबर 2, यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है। नंबर 3, बैंडविड्थ 1 से 24 एमबीपीएस संस्करणों के आधार पर रेंज वाली होती है। बताइए कितनी रेंज वाली होती है। ये 3 ऑप्शन आपको ब्लूटूथ के बारे में दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ये तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। ब्लूटूथ स्पेशल एसआईजी ग्रुप के द्वारा बनाए गए हैं, बिना लाइसेंस वाले होते हैं। भाई आपको ब्लूटूथ चलाने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है ना। और 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं, सही बात है। बैंडविड्थ 1 से 24 एमबीपीएस तक ये रेंज वाली होती है, यानी कि एक नियत रेंज में मुश्किल से 50 मीटर तक की रेंज भी नहीं होती है ना, 20-30 मीटर की रेंज में ब्लूटूथ काम कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं काम करती। ठीक है, सॉल्यूशन ये रहा। कम दूरी के लिए यूज करते हैं इसको हम, संचार के लिए। चलिए 75, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण बताइए। कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते हैं? तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। इतना अगर खतरनाक आपने पासवर्ड लगा दिया तो खुद भी भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड मत लगा देना कभी, कोई और तो क्रैक नहीं कर पाएगा लेकिन तुम खुद भी नहीं क्रैक कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 76 देखते हैं। 76 है अभिकथन। अभिकथन क्या है? विंडो टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच में शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है, सही बात है। कारण क्या है? टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतम कृत यानी मिनिमाइज्ड अनुप्रयोग का निरूपण करता है। बताइए क्या ये दोनों बातें सही हैं कि नहीं है? आपको क्या लगता है? सही आंसर क्यों चलेंगे? ऑप्शन सी अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है ना। यानी ये वाली बात गलत कही गई है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए अब हम यहां से शुरू करेंगे। देखो 77 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका टेबल में दिया गया है। देखिए जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है ये, है ना। कह रहे हैं कि ईमेल जो विशेषताएं हैं वो आपका सूची नंबर 1 में दी गई हैं, उनके परिणाम सूची नंबर 2 में दिए गए हैं। आपको इसको मैच करना है, ठीक है। बताइए कौन सा कैसे मैच कर रहा है, ठीक है। और ये आपका जो है ऑप्शन ये रहे, इस तरह से आपको मैच कराना है। ये ऑप्शन है आपके। सही आंसर आप देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए के सामने 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए मिला लेते हैं, यानी ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में बी के सामने 3 आएगा, सी के सामने 2 आएगा और डी के सामने 4 आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही मैच हो गए, ये आप आराम से मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आप आराम से देख लेना। चलिए 78 पर चलते हैं। देखिए 78 क्या है? कथन है भाई मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। कारण आर है मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिसमें वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। बताइए क्या ये दोनों बातें सही हैं? प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लेना, समझ में आ जाएगा। 79 पर चलते हैं। चलिए कितना टाइम हो गया? 1 घंटा होने वाला भाई, ठीक है ना। चलो कह रहे हैं कि IPv6 एड्रेस डैश बिट्स लंबे होते हैं जबकि IPv4 एड्रेस डैश बिट्स लंबे होते हैं। यानी IPv6 और V4 के आपको जो है बिट्स पूछे गए हैं कि कितना इनका बिट्स होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर हम IPv6 की बात करेंगे तो ये आपका होता है 128 का, और जो IPv4 होता है वो आपका 32 का होता है। ये 32 हो जाएगा और ये 128 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 80 देखिए, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है। देखिए मैच करना है आपको। यहाँ पर प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और इनकी विशेषता दी गई। भाई इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, लेजर क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स और 3D प्रिंटर के बारे में बात की है। तो इंकजेट क्या करेगा भाई, कागज पर क्या करेगा, स्याही की बूंदे फेंकेगा, ठीक है। उसके बाद में लेजर की बात कर रहे हैं भाई, और ये 3D प्रिंटर क्या करेगा, तो त्रिआयामी यानी कि 3D डायग्राम बनाएगा, ठीक है। अब क्या है, डॉट मैट्रिक्स और जो है लेजर है। तो डॉट मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, देखिए तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है, तो ये आपका हो जाएगा, और लेजर इससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी ए के सामने 4, बी के सामने 2, ए के सामने 4, बी के सामने 2, लेजर जो है इम्पैक्ट पिन हो जाएगा, और बी के सामने 3 है भैया, वेट करिए, ए के सामने 4, बी के सामने 3, टोनर पाउडर वाला लेजर हो जाएगा ना, सी के सामने 2, डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा इम्पैक्ट, और 3D वाला कौन सा सबसे पहला हो जाएगा, ठीक है।
सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 81 नंबर देखिए, यहाँ से फिर से कृषि के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों एमएसपी बनाया गया है बताइए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाना, यानी कि मान लीजिए कभी फसल खराब हो जाती है या फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इतने से कम दाम पर तो नहीं लिया जाएगा, यानी इतना दाम जरूर दिया जाएगा, ये आपका एमएसपी तय करता है। चलिए 82 नंबर देखिए, 82 नंबर है ह्रासमान प्रतिफल का नियम निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक लागू होता है? तो भाई एग्रीकल्चर पर सबसे अधिक लागू होता है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। सॉल्यूशन यहाँ पर है, इसको हमने आपको थ्योरी में भी करवा रखा है, ठीक है। 83 नंबर देखिए, 83 कृषि अर्थशास्त्र में किस लागत को मूल लागत या परिवर्तन लागत के रूप में जाना जाता है? कौन सी लागत है? 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी, बीज उर्वरक और कीटनाशक की लागत जो होती है इसे हम मूल लागत कहते हैं। 84 देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कितने अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है? बताइए कितने के लिए सिफारिश करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, जो आपका CACP है, यानी कृषि मूल्य लागत आयोग। 85 देखिए, किस प्रकार का कृषि बाजार दीर्घकालिक थोक भंडारण और बिक्री से संबंधित है? कौन सा कृषि बाजार है भैया? देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल बाजार जो होता है ये थोक में सारी चीजों की बिक्री करता है। सॉल्यूशन ये रहा। 86 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाविता के लिए जिम्मेदार है? बताइए एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 87 नंबर देखिए, 87 नंबर पत्तियों के किनारों से तरल बूंदों के रूप में पानी के नुकसान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम गटेशन कहते हैं, बिंदु स्राव, अभी आपको पढ़ाया था कथन वाले प्रश्न में, है ना। चलिए 88 देखते हैं। 88 क्या है? क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय घटक कौन सा आवश्यक तत्व होता है? बताइए क्लोरोफिल कौन सा आवश्यक तत्व होता है? क्लोरोफिल के लिए महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो ये आपका मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन ये दिया गया है। 89 देखिए, C4 प्रकाश संश्लेषण में C3 की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए क्या कारण है कि C4 प्रकाश जो पौधे होते हैं वो अधिक कुशल होते हैं? 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रांज शारीरिकी की वजह से जो है C4 पौधे ज़्यादा मतलब कि इफेक्टेड होते हैं। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर, मौसम चेंज हो रहा है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना मुख्य रूप से किस आयन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कौन सा आयन जो है स्टोमेटा के बंद होने और खुलने का नियंत्रण करता है? सही आंसर पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम यहाँ पर पौधों के सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। भाई स्टोमेटा खुलता बंद होता है तभी तो पौधे सांस लेते हैं। 91 स्वपरागण को रोकने के लिए द्विलिंगी फूल के किस भाग को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहा जाता है? किसको हम विपुंसन कहते हैं? बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुंकेसर को हटा देते हैं और पुंकेसर की हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहा जाता है। 92 वह घटना जिसमें एक F1 संकर अपने दोनों माता पिता की तुलना में बेहतर गुण प्रदर्शित करता है क्या कहलाती है? भाई बताइए क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस संकर कहते हैं, यानी संकर ओज हम इसको कहते हैं, जो माता पिता की तुलना में ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाता है। ठीक है, चलिए माफ़ कीजिएगा। 93 शुद्ध वंशक्रम यानी प्योर लाइन नस्ल किस प्रकार की परागित प्रजातियों के लिए एक सम युग्मजी पौधों की संतति को संदर्भित करती है? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वपरागित जो है वो यहाँ पर इसको संदर्भित करती है। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम जो है वो स्वपरागित को संदर्भित करता है। 94 देखिए, 94 है कोल्चिसिन एक रासायनिक उत्परिवर्तन है जिसका उपयोग पादप प्रजनन में मुख्य रूप से किसे प्रेरित करने के लिए किया जाता है? किसे प्रेरित करते हैं भैया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुगुणता यानी कि पॉलीप्लाइडी को ये प्रेरित करते हैं। आगे बढ़िए 95 पे एक अच्छी तरह से अनुकूलित कृषि श्रेष्ठ किस्म में एकल रोग प्रतिरोधी जीन को स्थानांतरित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रजनन विधि का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैक क्रॉस विधि का प्रयोग करते हैं। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रभावी जैव शाकनाशी है? सही आंसर ऑप्शन ए, डिवाइन जो है सबसे प्रभावी जैव शाकनाशी। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। 97 देखिए, किस फसल की बुवाई या रोपण के बाद की जाने वाली जुताई प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? किसी फसल की बुवाई या रोपण के बाद की जाने वाली जुताई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर जुताई कहते हैं, इंटर टिलेज हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। 98 देखिए, एक ही भूमि पर बिना किसी निश्चित पंक्ति व्यवस्था के एक या दो से अधिक फसलें उगाने की प्रक्रिया प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको हम मिश्रित फसल प्रणाली कहते हैं। इसके बारे में आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। 99 भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भैया? तो ये अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी स्पेशली मालवा है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। 100 नंबर देखिए, किस फसल प्रणाली में लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच में
बीच के खाली स्थानों में फसलें उगाना शामिल है। बताइए कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं, जिसमें जो है बीच बीच में पौधे लगाते हैं। सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया था उनका क्या कहना है। देखो ये एमपी पुलिस 2025 के इन्होंने कांस्टेबल के नोट्स लिए थे। ठीक है, और सिलेक्ट होकर के जो डीपी लगाई है अब उन्होंने वो कांस्टेबल की वर्दी वाली लगाई है। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि हाँ इन्होंने हमारे नोट्स 2025 वाले लिए थे और देखिए इनको जो है वर्दी मिल गई है। अब इन्होंने कहा सर मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल में तो सिलेक्शन हो गया है, अब हमें एसआई के नोट्स लेने हैं। तो फिर इन्होंने 199 पे करके एमपी एसआई के नोट्स लिए थे। इनको ये नोट्स सेंड कर दिए गए हैं। बहुत जल्दी एमपी एसआई क्वालिफाई करके अपनी वर्दी पर 2 स्टार जरूर लगाएंगी ये बहन। नाम है इनका जागृति शर्मा जी। ठीक है, तो इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स वाले ग्रुप में शामिल थी और इन्होंने नोट्स लेकर के तैयारी की थी। बाकी यहाँ पर देखिए कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स इन्होंने लिए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस नोट्स को लेने के बाद में इनका पढ़ने के बाद में इनका क्या कहना है वो देखिए। क्या गजब के नोट्स बनाए सर, ग्रेट सर जी, मजा आ गया। हमने कहा भाई थैंक यू, अच्छा लगा आपको हमारे नोट्स पसंद आए। बढ़िया तरीके से नोट्स हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले भी और सीसेट के भी। बाकी ये आप देख सकते हैं इनकी सेकंड रैंक आई है एमपी एएसआई सूबेदार में। ये भी हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से जुड़ी हुई थी। रिजल्ट आने के बाद अपना रिजल्ट इन्होंने शेयर किया। फिर हमने पूछा आपको हेल्प मिली थी कि नहीं हमारे नोट्स से, तो उनका यस सर आपके नोट्स कांस्टेबल के लिए थे, वीडियो और पेपर एनालिसिस से बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, एमपीएसआई में 13% में है और एमपीएसआई सूबेदार में सेकंड रैंक इनकी आई है और इनका सिलेक्शन हो चुका। ठीक है, इसी तरह से आप भी कह रहे हो सर मैं भी कृषि विस्तार अधिकारी बन गया। ठीक है ना, तो नोट्स से जल्दी से तैयारी कर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपको संपर्क कर लेना है व्हाट्सअप करके। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जैसा सुनाई पड़ रहा है कि 10 सितंबर से एग्जाम हो गया है, जल्दी पता करके फिर आपको बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और पढ़ाई वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।